नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दोस्तों, आज हम अपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे वार के ऊपर, वार और होरा। आओ ज्योतिष सीखे में हमने पंचांग के ऊपर चर्चा शुरू की थी। हमने पहले के वीडियोस में, इस सीरीज में, अगर आप पंचांग की प्लेलिस्ट में जाएं तो तिथि के ऊपर वीडियोस बनाए, एक डिटेल डिस्कशन की गई है। और तिथि के बाद अब हमने पंचांग का जो सेकंड लिंब है, दूसरी शाखा है वार, जो हमारा सोलर डे होता है, उसके बारे में चर्चा हम आज स्टार्ट करेंगे और एक डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम वारा का चार्ट में क्या उपयोग है, एक जो इंडिविजुअल नेटिव है उसके ऊपर वार की क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीजों को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और हमारे टॉपिक और उनके ऊपर चर्चा का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से और व्यू करने से हम सबकी मोटिवेशंस बढ़ती है और हमें और भी रोचक जो टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खूब अच्छी तरह से इसे सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और आज हम ज्यादा समय ना गंवाते हुए वार के ऊपर अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर हम वार के ऊपर अपनी चर्चा करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वार में अग्नि तत्व जो है प्रधान रहता है। ये घोतक है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, हमारे में ऊर्जा के स्तर कैसे रहेंगे। जब हम पूरे दिन में अपने कर्म करने स्टार्ट करेंगे, जब हम अपने दिन की शुरुआत करें हैं, या ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा का जो स्तर है, हमारे एनर्जी लेवल्स, किसी काम के लिए जो हम प्रतिक्रिया करते हैं या कोई क्रिया करने के लिए हम किस तरीके से किसी कार्य को करते हैं, वो दर्शाता है। हमारा ओवरऑल स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी लॉन्जिविटी कैसी रहेगी, इस सबको वार दर्शाता है। जो वार है उसका अर्थ है दिन। यह एक सौर दिवस है। ये शुरू होता है सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक 24 घंटे में, अहोरात्र में। तो एक सौर वर्ष के अंदर 360 वार होते हैं। जो हमारा राशि चक्र है वो 360 डिग्री का है और ये हर एक बार, प्रत्येक बार हमारे राशि चक्र की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, हर एक राशि चक्र की। ये जो वार है ये हमारे द्वारा जो उपयोग किए जाने वाला सोलर कैलेंडर है जिसमें 365 दिन होते हैं, उससे अलग है। जो अलग अलग ग्रह हैं वो सप्ताह या वार के अलग अलग दिन के ऊपर शासन करते हैं। अलग अलग ग्रह को आधिपत्य दिया गया है अलग अलग वार का। वार जो है ये अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है और अग्नि तत्व का जो अधिपत्य है वो सूर्य और मंगल के पास है। इसीलिए जो वार है वो सूर्य से भी जुड़ा गया है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसको भी सूर्य से जोड़ा गया। जैसे सूर्य हमारे शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उससे संबंध रखता है, वैसी जो वार है वो भी हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा का स्रोत कैसा रहेगा, हम कितने ऊर्जावान रहेंगे, और वो ऊर्जा का स्रोत जो एक आत्मा इस भौतिक
जो संसार में लेकर आई है जीवन भर के लिए, अपने पूरे जीवन के लिए, उसको दर्शाता है। जो वार है वो पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह आत्मा पर जो प्राइमरी तौर पर जो प्रभाव करता है। जो वार पे, हर वार के साथ एक ग्रह को जोड़ा गया है, जिस ग्रह का अधिपत्य जो है उस वार के ऊपर रहता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहों का राजा है, तो प्रथम जो वार है वो रवि को दिया गया है, रविवार। ऐसे ही दूसरा सोमवार जो है चंद्रमा को दिया गया है, उसका अधिपत्य चंद्रमा के पास है। जो मंगलवार है वो मंगल ग्रह का अधिपत्य है उस वार के साथ। और जो बुधवार है उसमें बुधवार में अधिपत्य बुध देव के पास है, बृहस्पतिवार में बृहस्पति के पास है। और उसके बाद शुक्रवार आता है, उसमें जो अधिपत्य है वो शुक्र के पास है। और जो सबसे अंतिम वार आता है शनिवार, उसमें शनिदेव के पास उस वार का अधिपत्य जाता है। जो वार का अधिपत्य ग्रह होता है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। इस जन्म में हमारी आत्मा कैसा है महसूस करती है, कौन सी ऊर्जा उसे किस तरीके इस जन्म में इस भौतिक संसार के अंदर अपने आप को चलायमान करने के लिए योगदान दे रही है। और जो आत्मा है वो दुनिया के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, संचार करती है। जो वार रिप्रेजेंट करता है हमारे शारीरिक कौशल, स्वस्थ या स्वस्थ के साथ अगर कोई खराबी है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो पंच महाभूत जुड़ा है उसकी जो प्रकृति का प्रभाव है, वो उसके जो गुण और दोष हैं उसके माध्यम से शरीर शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो वार है एक जातक को प्रभावित करता है। जो वार है उसके 4 महत्वपूर्ण उपखंड हैं जो सभी यही इंगित करते हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा का उपयोग इस जन्म में करेंगे। जो ऊर्जा का स्रोत हम लेकर आए हैं, हमारे स्वास्थ्य पर वार सीधा प्रभाव डालता है और इससे जुड़े हुए जो उपखंड हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। जो सबसे पहला उपखंड है जो वार के साथ जुड़ा गया है वो है पंच महाभूत। वार को अगर 12 खंडों में विभाजित करें और हर एक जो खंड की अवधि है वो 3 घंटे हो, तो यहां सभी पंच महाभूतों का जो है प्रभाव होगा। इसलिए एक एक करके जो है प्रभाव होता है। इसलिए वार जन्म के समय ऊर्जा के सभी स्रोत जो उभर रहे होते हैं वो किस पंच महाभूत का जो है पंच तत्व में से किसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रभावी तौर पर कौन सा पंच महाभूत जो है, कौन सा पंच तत्व हमारे साथ संबंधित है, उसको दर्शाते हैं। वार से संबंधित प्राथमिक महाभूत जो है, जो पंच तत्वों में से जो प्राथमिक तौर पर जो तत्व जो वार के साथ डायरेक्टली जोड़कर देखा गया है वो अग्नि है, जिसके माध्यम से अग्नि के माध्यम से जो देवता हैं वो पृथ्वी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मनुष्य द्वारा देवताओं को दिए गए प्रसाद जो हैं, जो हम ऑफरिंग्स जो देवताओं को ऑफर करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, वो भी अग्नि के माध्यम से उसी में आहुति देकर हम जो देवताओं को भगवान को ऑफर करते हैं। जो अग्नि है वो एक माध्यम है, बनती है संचार का इस लोक और परलोक के बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में, मनुष्य और अपने आराध्य के बीच में। अग्नि चाहती है
कि जो आत्मा भगवान की आवाज में कार्य करे, अपने सभी कार्य और कर्मों को भगवान को समर्पित करे, और जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है उसी के अनुरूप कार्य करे। ये सभी क्रियाएं इस प्रकार समर्पित हों कि समर्पित हों तो कोई भी कर्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, उसकी चिंता करने की मनुष्य को आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन अग्नि शासक के रूप में, जैसे अग्नि तत्व जो है उसके दो शासक हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल दोनों को रूलर्स हैं अग्नि तत्व के। मंगल कार्यों को अधिक स्वार्थी और अहंकार और अपनी पर्सनल इच्छाओं से संबंधित रखकर कार्यों को करता है। हर कोई कार्य अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत लाभ चाहते हुए कार्य करता है, जो कि हमारे शरीर में जो हमें मिली हुई ऊर्जा या जो अग्नि तत्व हमें मिला है उसमें बाधा को उत्पन्न करता है। आग को प्योरिटी से, सफाई से जो है अपना कार्य नहीं करने देता अग्नि तत्व को। यदि कर्म बिना किसी इंसान की आशा के सही काम करने के लिए समर्पित होते हैं तो जो हमारे अग्नि तत्व है उसे वो शुद्धता प्रदान करते हैं। और जैसा कि सूर्य जो कि सह शासक है या को रूलर है अग्नि तत्व का, तो अग्नि अपने प्योर फॉर्म में और अपने शुद्ध रूप में वापस कार्य करने लगती है। शुद्ध कर्मों का अग्नि तत्व पर किसी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो अग्नि तत्व हैं वो हमें असाइन किए हुए अच्छे कार्यों को किसी और जन्म या किसी और दिन में निपटाने के लिए जो सूथल शरीर है उसको यहां नहीं छोड़ते। अब हम बात करेंगे कि वार में जो अग्नि तत्व है उसका जो अधिपत्य है वो सूर्य और मंगल के पास है, तो उनकी भूमिका कैसी रहती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में हो तो सभी जितने भी वार हैं, सप्ताहवार हैं, अग्नि तत्व, या हम ये कह सकते हैं कि जो अग्नि तत्व है चाहे आपका जन्म किसी भी वार के अंदर हुआ है उसको वो मजबूती प्रदान करते हैं। सूर्य और मंगल की प्रेरणा के बीच का अंतर हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो सूर्य है वो आत्मा की इच्छाओं के अनुसार काम करता है, जबकि जो मंगल है वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुरूप काम करता है, इसलिए अधिक स्वार्थी होता है। उनकी जो ताकत है या कमजोरी है इस आधार पर मंगल और सूर्य की जो पोजीशन है एक नेटिव के चार्ट के, वो इस बात को इंडिकेट करेगी कि उस जो ऊर्जा को लेकर हम पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर वार में, उसको हम किस तरीके से उपयोग में लाते हैं, किस ग्रह का इसके ऊपर अधिक प्रभाव है। यदि मंगल बलवान है और स्वार्थी हो और सूर्य कमजोर हो तो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएगा, उसमें अवरुद्ध और बाधाएं आएंगी और आपका जो ऊर्जा है, जो आपकी ऊर्जा की दिशा होगी लगाने की, वो अध्यात्म की तरफ नहीं हो। और अगर मंगल कमजोर हो तो मंगल अगर कमजोर हो तो उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकता है, उसको अनैतिक रास्तों में अनैतिक काम कार्य करने में भी लगा सकता है। जो मंगल या सूर्य है दोनों में से अगर कोई भी कमजोर हो तो जो व्यक्ति है वो अपनी साथ लेकर आई हुई ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता, सही डायरेक्शन में उस ऊर्जा को नहीं लगा पाता। उसकी जो ऊर्जा है वो अनफोकस्ड होती है, विकेंद्रित होती है। वो या तो शारीरिक कमी से या चाहकर भी उस ऊर्जा को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है।
जो सूर्य और मंगल की दृष्टि संबंध किस ग्रहों से जो बन रहा है, उनकी प्रकृति क्या है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो वार और होरा जो शासक हैं, किस वार में किस ग्रह की माध्यम से हमें ऊर्जा मिल रही है और किस होरा में हमारा जन्म हुआ है, उसके साथ संबंधित कौन सा ग्रह है, वो भी सूर्य और मंगल द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसके ऊपर भी सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। वार का जो स्वामी होता है वो कभी कभी इतनी मजबूत स्थिति में होता है कि वह एक जो इंसान है उसको शुरू में अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज नहीं करने देता, उसको भ्रमित कर देता है। तो हम देखेंगे कि पंच महाभूतों का वार की ऊर्जा के अंदर जो दैनिक प्रभाव है वो किस तरीके से होता है। अलग अलग पंच महाभूता दिन के अलग अलग समय को प्रभावित करते हैं। 3 घंटे के एक साइकिल में अप एंड डाउन होता है। इसका जो साइकिल है 1.5 घंटा अप जाता है और फिर 1.5 घंटा वो डाउन जाता है। एक 3 घंटे का जो है एक औसत चक्कर होता है। जो वो साइकिल है उसका जो समय है वो दिन और रात की जो लंबाई है उसके अनुसार जो है वो बदल भी सकता है। गर्मियों में जैसे दिन लंबे होते हैं और रात की तुलना में, सर्दियों में जो रात लंबी होती है दिन की तुलना में, तो इस हिसाब से मौसम और के हिसाब से जो दिन और रात्रि का जो मान है वो भी कम और ज्यादा होता रहता है। तो उस हिसाब से जो ये चक्कर हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष क्रम में जाते हैं जिसमें आरोही के रूप में जाना जाता है। फिर ये चक्कर अप्रत्यक्ष क्रम में मतलब नीचे गिरते हुए आते हैं तो जिसे अवरोही के रूप में जाना जाता है। 3 घंटे के इस पूरे चक्कर में 90 मिनट का जो साइकिल है वो ऊपर की तरफ होता है और 90 मिनट का जो साइकिल है वो नीचे की तरफ होता है। तो एक साइकिल जो है वो 90 मिनट का होता है। फिर उसके बाद उसका जो क्रम है वो उल्टा हो जाता है। अगर हम देखें तो पृथ्वी तत्व है वो 6 मिनट तक एक्टिव रहता है उस साइकिल को, अगर हम 90 मिनट का डिवाइड करें। फिर उसके बाद 12 मिनट तक जो है अपस अपस यानी कि जल तत्व जो है वो एक्टिव रहता है। फिर अगले 18 मिनट तक जो है वो अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। फिर उसके जो अगले 24 मिनट होते हैं उसमें वायु तत्व की प्रधानता रहती है। आकाश तत्व की प्रधानता जो है 30 मिनट तक रहती है। जो पृथ्वी तत्व के साथ जिस ग्रह को कनेक्ट करके देखा गया है वो है बुध। अगर हम उसका लिंग देखें तो पुरुष है, और जो जल तत्व है उसके साथ जिस ग्रह को कनेक्ट किया गया है वो शुक्र है, उसका जो लिंग है वो स्त्री है। जो अग्नि तत्व है उसके साथ जिस ग्रह को कनेक्ट किया गया है वो सूर्य और मंगल हैं, उनका जो लिंग है वो पुरुष है। जो शनि ग्रह है उसको वायु तत्व के साथ कनेक्ट किया गया है जिसे कि स्त्री लिंग दिया गया है। और जो बृहस्पति को आकाश तत्व के साथ कनेक्ट किया गया है जिसे कि पुरुष लिंग दिया गया है। जो पंच महाभूत का 3 घंटे का चक्कर हमारी सांस से भी जुड़ा हुआ है। हम 1.5 घंटे के सांस के लिए ईड़ा नाड़ी, जिसे कि बाईं नासिका भी आप कह सकते हैं, जैसे ये हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, इसमें जो बाईं तरफ का नॉस्ट्रल है इसको ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। और जो 1.5 घंटे जो है हम दाईं नासिका से सांस लेते हैं जिसे कि पिंगला नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी है जो व्यक्ति को नरम स्वभाव देती है, एक कूल स्वभाव होता है। जो पिंगला है वो अधिक आक्रामक स्वभाव होता है उसका। इसलिए ईड़ा जो है कि गिरता हुआ पंच महाभूतों का साइकिल है और जो पिंगला है वो ऊपर उठता हुआ पंच महाभूतों का साइकिल है। जब तक एक नाड़ी अधिक प्रभावशाली होता है तब भी व्यक्ति स्वर शास्त्र से परिचित होता है।
ऐसा जो व्यक्ति है वो सांसों को पढ़ने की जो कला है उसका बहुत अच्छा ज्ञाता होता है, और उसकी सांस और गंध की भावना के माध्यम से कौन सा महाभूत जो है, पंच महाभूतों से कौन सा जो एलिमेंट है, जो तत्व है वो अधिक प्रभावशाली है, उसके बारे में जान सकता है। महाभूत जो आपस में जुड़ा हुआ है एक मजबूत विचार देता है। जैसे कि अगर किसी वार के साथ जो पंच महाभूत को कोई वार जो रिप्रेजेंट करता है, अगर वही उस साइकिल में भी उससे कोलाइड कर जाता है तो उसको और मजबूती, उस तत्व को और उसकी तत्व की अधिकता को बढ़ा देता है, उसकी मजबूत, उसको और एक जातक के जीवन में मजबूत कर देता है। इससे पता लगता है कि किसी जातक के जीवन में कौन सी जो तत्व की शक्ति है वो ज्यादा है। यदि यह बढ़ रहा है, यह अधिक दृढ़ निश्चयी कार्यमुखी व्यक्ति को इंगित करता है। यदि पंच महाभूत गिर रहा है, मीन्स वो अगर ईड़ा नाड़ी से संबंधित है, तो वो किसी व्यक्ति की सूथलता को, निष्क्रियता को, उसमें मतलब जोश की कमी को, उसमें एनर्जी लेवल्स के कम होने को भी इंडिकेट करता है। बदलाव के समय का भी महत्वपूर्ण, जब साइकिल चेंज होता है उसका भी एक महत्वपूर्ण जो है इम्पैक्ट होता है नेटिव के एनर्जी लेवल्स के ऊपर, जो चार्ट को सुधारने के लिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, अगर आपको इस चीज की नॉलेज है और आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। एक ज्योतिषी जो होता है वो व्यक्ति के लिंग के अनुसार उसके जन्म का समय, सही जो समय है, मीन्स मतलब कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव थी, किस टाइम पे कौन सा पंचभूत एक्टिव था, वो पंचभूत से कौन सा ग्रह जो है जोड़कर देखा गया है, उस समय में वो स्त्रीलिंग था या जो है पुरुष के लिंग का था, उसको जज करके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में भी ये एक सहायक टूल की तरह यूज किया जाता है। बदलाव के समय में या थोड़ा बदलाव या पुरुष के महिला के बीच अंतर के संकेत दे सकता है। यह जो गणना है, जो ये कैलकुलेशन करना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार पिंगला नाड़ी प्रधान जो जातक हैं वो कम एक्टिव पाए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो ईड़ा नाड़ी से प्रधान जातक हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम देखें तो किसी भी दिन वार जो होता है उसका जो पहला महाभूत का जो साइकिल है वो उसी से संबंधित जो तत्व से स्टार्ट होता है। यहां मैं सारे चार्ट्स को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एग्जांपल से आपको एक या दो टेबल्स ही यहां पे समझाऊंगा। जैसे कि आप देखें कि संडे को जो सूर्य उदय के साथ जो साइकिल स्टार्ट होता है, उसमें जो साइकिल में जो सबसे पहले पंच महाभूत जो तत्व है वो एक्टिव है, वो अग्नि तत्व है। फिर वायु तत्व है 24 मिनट का, फिर आकाश तत्व है, फिर पृथ्वी तत्व है 6 मिनट का, फिर जल तत्व है या अपस जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप देखें जो डाउनवर्ड साइकिल है उसमें जो सबसे पहले जल तत्व आता है, जो कि पहले उभरते हुए साइकिल में सबसे लास्ट में था। अब गिरते हुए साइकिल के अंदर ये जो है वो सबसे पहले जल तत्व आ रहा है, और अग्नि तत्व जो सबसे पहले था वो सबसे आखिर में आ रहा है। तो ऐसे ये 1.5 घंटे की पिंगला और ईड़ा नाड़ी जो है उसको लेकर एक साइकिल बन जाता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि सूर्य से जो ऊर्जा है किस वार के थ्रू आ रही है, फिर किस होरा में मिल रही है, और फिर किस तत्व के थ्रू हमें जो ऊर्जा, जीवन ऊर्जा है
वो हमें मिल रही है और उसका जो हम उपयोग है वो किस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें, मंडे को देखें, सोमवार को देखें, तो सोमवार वाले दिन सूर्य उदय के बाद जो पहला पिंगला नाड़ी है, जिसे हम उभरता हुआ पंचमहाभूत का साइकिल भी कहते हैं 90 मिनट्स का, वो अपस से स्टार्ट होता है जो कि 12 मिनट का है। फिर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में पृथ्वी है, फिर वो गिरता हुआ जो साइकिल है, जो ईड़ा नाड़ी का साइकिल है, जिसे हम अवरोधी साइकिल भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है पृथ्वी से और एंड हो रहा है अपस के ऊपर। तो इसी तरह ये साइकिल रिपीट होते रहते हैं और जो हर वार के साथ जो साइकिल संबंधित है, जो तत्व संबंधित है, उसका सुबह का जो साइकिल है वो उभरते हुए साइकिल के साथ पिंगला नाड़ी के साथ राइट जो नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए, और जो जिसे हम कहें कि आरोही जो वेला है उसकी, वो उसी तत्व से स्टार्ट होती है जिस तत्व की एनर्जी उस वार में समाहित है। अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, इस बात पर भी निर्भर हो सकती है कि कौन सा जो तत्व है वो उठ रहा है और कौन सा तत्व जो है गिर रहा है। एक उदयमान तत्व आमतौर पर अध्यात्म की और आकांक्षा का संकेत देता है, जबकि एक जो गिरता हुआ तत्व है, अगर आप ईड़ा नाड़ी में पैदा हुए हैं और वो तत्व मतलब कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपकी सांस चल रही थी अगर पैदा होते समय, वो आपकी भौतिक इच्छाओं के ऊपर की तरफ जो आपका झुकाव है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अपने तत्व की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, यहां पर एक हमने छोटी सी एग्जाम्पल सेट की है। सबसे पहला जो तत्व है दिन के स्वामी का तत्व होता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे मंगलवार का स्वामी मंगल है, उसका तत्व अग्नि है, तो मंगलवार को जो पहली तत्व जो आरोही होगी, मतलब कि जो पिंगला नाड़ी होगी, आप उसको आरोही वेला कह सकते हैं, वो जो होगी वो 18 मिनट की जो पहला तत्व उदय होगा वो अग्नि तत्व होगा। उसके बाद 24 मिनट का वायु तत्व, देन 30 मिनट का आकाश तत्व, 6 मिनट का पृथ्वी तत्व और फिर 12 मिनट का जल तत्व होगा। आपने देखा कि स्टार्ट अग्नि तत्व से हो रहा है, जो उठती हुई वेला है आरोही वेला है। जो आरोही वेला का जो अंत हो रहा है वो उस तत्व के जो ऑपोजिट तत्व है उससे हो रहा है, और जो गिरती हुई वेला है तो अग्नि तत्व के ऑपोजिट जो जल तत्व होता है उससे उसका शुरुआत हो रही है। ठीक है, जो अवरोधी गिरने वाला चक्कर है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत है वो 12 मिनट के लिए जो जल तत्व से है, फिर उसके बाद 6 मिनट पृथ्वी तत्व के, फिर 30 मिनट आकाश तत्व के, फिर 24 मिनट के लिए वायु और अंत में 18 मिनट के लिए अग्नि तत्व आएगा। और ये साइकिल चलता रहता है इस सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय होने तक। ठीक है, प्रत्येक मुख्य तत्व के भीतर जो तत्व से उठने और गिरने का एक छोटा चक्कर और होता है। उदाहरण के लिए अगर अग्नि तत्व 6 मिनट के भीतर है तो सभी 5 तत्व उसमें उठेंगे और गिरेंगे भी। जैसे कि हम एक मनुष्य की महादशा होती है ग्रह की, उसके अंदर उसकी उपदशाएं होती हैं, यही सेम जो लॉजिक है, यही सेम पैटर्न इसका भी होता है। अब हम बात करेंगे वार क्रम की। ठीक है, जो प्रकृति का जो प्रारंभ है वो सूर्य से होता है, तो जो सूर्य है वो वार में क्रम में सबसे पहले आता है। जो एक वार है वो इस सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक का होता है।
अगर हम वार क्रम की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम सूर्य दिखाई दिया, तो सूर्य को ही उससे कनेक्ट, फर्स्ट जो वार है सूर्य को दिया गया। इसलिए जो पहली हो रहा है वो सूर्य से शुरू होती है। अंत पहले वार का नाम जो है रविवार हुआ। उसके पश्चात दूसरे दिन की जो पहली हो रहा है उसका स्वामी चंद्रमा है। तीसरे दिन की जो पहली हो रहा है उसका स्वामी मंगल। इसी प्रकार क्रम में सातों वारों का प्रथम होरा के स्वामी के जो नाम के आधार पर ही सप्तवार के नाम पड़े हैं। जो काल होरा ज्ञान में अगर हम देखें तो प्रत्येक वार में 24 घंटे होते हैं। प्रत्येक वार के प्रारंभ का प्रथम घंटा उसी वार के होरा का होता है, जिसे क्षणवार भी कहते हैं। सूर्य उदय से प्रारंभ करके किसी वार क्रम के प्रति एक एक घंटे की वार की आवृत्ति की जाती है। यदि परिस्थिति बख्श शीघ्रता हो और हमें बहुत जल्दबाजी है और कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो उस दिन में अच्छी हो रहा वार की जो शनिवार हो रहा है उसमें काम करना जो है वो भी प्रशस्त माना गया है, जिसको हम काल हो रहा कहते हैं या शनिवार हो रहा कहते हैं, जो प्रत्येक शनिवार गत काल होरेश से छठा होता है। मतलब अगर पहला कार होरेश जो है प्रथम मान लीजिए शुक्रवार को शुक्र की है, जो दूसरा हो रहा होगा वो शुक्रवार के बाद जो छठा दिन आएगा, देखिए शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार, मंगलवार और छठा हो रहा है बुधवार, तो जो अगली हो रहा होगी वो बुधवार की होगी। जो तृतीय हो रहा होगी वो बुधवार के बाद जो छठा दिन आता है जैसे कि वो सोमवार, उसकी होगी। अगर हम देखें तो काल होरा का भी विशेष जो है महत्व है मुहूर्त में। अगर सूर्य की होरा हो तो उसमें टेंडर, नौकरी, राजकार्य से संबंधित चार्ज लेना या चार्ज देना चंद्र की होरा में सब कार्यों के लिए अच्छी होती है। मंगल की होरा युद्ध करने के लिए, किसी से संघर्ष करना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, यात्रा करनी हो, किसी को कर्ज देना हो, किसी सोसाइटी में आपको आना जाना हो, किसी पे मुकदमा दायर करना हो, ऐसे अगर उग्र कार्य करने हो तो उनके लिए अच्छी होती है। जो बुध की हो रहा है वो विद्या प्रारंभ के लिए, कोष संग्रह के लिए या नया व्यापार शुरू करने के लिए, कोई नया लेखन कार्य शुरू करने के लिए, कोई नई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए, या कहीं कोई आपको एप्लीकेशन देनी है, आपकी किसी समस्या से संबंधित कोई आपको प्रार्थना पत्र दाखिल करना है, उसके लिए अच्छी मानी गई है। जो गुरु की होरा होती है वो विवाह से संबंधित काम करने हो, बड़ों से मिलना हो, बड़ों का आशीर्वाद लेना हो, गुरु से मिलना हो, कोई कोष संग्रह करना हो, किसी आइटम्स को आपको वैल्यूएबल्स को संग्रह करना हो, आभूषण खरीदने हो, कोई जो आपको रुपया पैसा है उसको आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कोई नया जो है आपको काव्य लेखन करना है, उसके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। जो शुक्र की हो रहा है वो यात्रा के लिए, नए आभूषण गहने बनाने के लिए, नए वस्त्र धारण करने के लिए, कोई भी ऐसा कार्य जिससे आपकी लक, आपका जो सुख है, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हो रही है, ऐसे कार्य अगर आपको करने हैं तो शुक्र की होरा में बहुत अच्छे मानेंगे। जो शनि की होरा है वो जमीन से रिलेटेड आपको कार्य करने हैं, मकान की नींव डालनी हो, कोई नया जो ग्रह आरंभ का कार्य करना हो, नई मशीनरी खरीदनी हो, किसी मिल का काम नया स्टार्ट करवाना हो, उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर हम होरेश और वार का जो संबंध है वो कैसा रहेगा, हम जिस वार के तहत पैदा हुए हैं वह यह दिखाएगा कि हम जीवन में कैसे कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं और जन्म के समय हमें कौन सी ग्रह ऊर्जा विरासत में मिली। होरा यह दिखाएगा कि हम उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, इसे बेहतर कार्य करने के लिए उपयोग करते हैं या बदतर मीन्स बद कार्य करने के लिए, खराब कार्य करने के लिए उपयोग में लेके आते हैं। आत्मा पर ये प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। होरा वार से संबंध
संबंधित होता है। यदि होरा और वार दोनों स्वामी एक ही हैं तो वे उस ग्रह के शुद्ध गुण को व्यक्त करते हैं, उस ग्रह की शुद्ध एनर्जी को व्यक्त करते हैं। जन्म कुंडली में इसकी स्थिति बताएगी कि यह व्यक्ति कैसे व्यक्त किया जाता है, वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से। अब उन ग्रहों की जो स्थिति है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार की है, वो ये बताएगी कि आप जो उस प्योर एनर्जी को लेकर इस संसार में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आए हैं उसका आप जो यूज है वो किस तरीके से कर रहे हैं। दोनों की कोई भी कमजोरी या ताकत ऊर्जा की दृढ़ता को प्रभावित कर दे। वार और होरा का विश्लेषण करते समय भौतिक ऊर्जा, शब्द, जीवन के उत्साह के बारे में सोचें। हम अपने जीवन को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देशित करने जा रहे हैं, इसके बारे में सोचें। किस डायरेक्शन में आपका जीवन जाएगा, आप अपनी जो ऊर्जा को मैक्सिमम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऊर्जा को अच्छे प्रयोग में लगाने का सही तरीका यह है कि इसे सही दिशा में केंद्रित किया जाए। लेकिन परस्पर विरोधी वार और होरा अधिपत्य में विभिन्न जो तत्व हैं वो अगर हों तो वो उस ऊर्जा को अशुद्ध कर देते हैं, उसमें फोकस करने में दिक्कत आती है। और जिस कर्म के लिए हम इस धरती में प्रोमिनेंटली आए हैं, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आए हैं, उस कार्य को सही डायरेक्शन और सही उत्साह और एनर्जी के साथ करने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर होरेश मतलब होरा का जो अधिपति है और आपके जो वार का अधिपति है वो परस्पर मित्र नहीं है, या उनकी जो पोजीशन है आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वार देवताओं और आत्मा के साथ जो है संचार को, मतलब हमें भगवान का हमारी आत्मा के साथ क्या जो कम्युनिकेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि रवि जो अलग अलग वार हैं उनको जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी एक जो नेचुरली जिसे हम एक जर्नल जो गुण उसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये एक जर्नल विश्लेषण होगा। आगे डिपेंड करेगा कि आप किस होरा में जन्म लेते हैं या उस प्लेनेट की जिससे वो संबंधित या वार संबंधित है या होरा संबंधित है उसकी जो पोजीशन है आपके जो बर्थ चार्ट के अंदर किस तरीके से। रविवार में जो जन्म लेता है ऐसा जो जातक होता है वो पित्त प्रकृति का होता है, बहुत ही ज्यादा चतुर होता है, क्लेवर होता है, तेजस्वी होता है, लड़ाई झगड़ा उसे पसंद होता है, युद्ध प्रिय होता है, मतलब करजियस होता है, दानी स्वभाव होता है और जल्दी ही उत्साहित हो जाता है, जल्दी ही एक्साइटेड हो जाता है। जो सोमवार को जन्म लेता है ऐसा जो जातक है वो बुद्धिमान होता है, एक प्रिय वक्ता होता है, शांत रहता है, राजा पे आश्रित होता है, सुख दुख को समान मानने वाला होता है, धनी और सवारी जो साधन है उनसे युक्त होता है। जो जातक मंगलवार को जन्म लेता हो वो तीव्र बुद्धि का होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, भूमि से संबंधित कार्यों से आजीविका प्राप्त कर सकता है, पराक्रमी होता है, युद्ध लड़ाई झगड़े को प्रिय होते हैं उसे, एक बली इंसान होता है, हुष्ट पुष्ट होता है, अच्छा बल होता है, सेनापति और जनपालक के गुण भी उसमें देखे गए हैं। जो जातक बुधवार को जन्म ले वो गणित में लेखन कार्यों से जीविका जो है प्राप्त करने वाला होता है, प्रिय वक्ता होता है, पंडित होता है, बुद्धिमान होता है, सौंदर्य प्रेमी और संपत्ति से युक्त होता है। जो गुरुवार के दिन जातक जन्म लेता है ऐसा जातक धनवान, बुद्धिमान, विवेकी होता है, उसमें विवेक की काफी अच्छा गुण पाया जाता है, काफी अच्छा पेशेंस होती है, लोग उसकी बात मानते हैं, लोगों में मान्य होता है, अध्यापक होता है, राजमंत्री,
मतलब राजाओं को भी सजेस्ट करने वाला, जहां राजमंत्री का मतलब ये नहीं है कि मिनिस्टर ही होगा, ये भी हो सकता है कि जो प्रशासनिक लोग हैं उससे सलाह मशविरा ले, या वो उनका सबॉर्डिनेट हो और उनको टाइम टू टाइम अपनी जो सलाह मशविरा देता हो, धार्मिक विचारों वाला होता है। शुक्र के दिन जो जातक जन्म लेता है, शुक्रवार वाले दिन, वो चंचल चित्त वाला होता है, काम अग्नि से युक्त होता है, काम आसक्त होता है, धनोपार्जन करने में और क्रीड़ा में प्रेम करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, सुंदर और सवारी आदि सुखों से युक्त होता है। शनिवार को जन्म लेने वाला जो जातक होता है वो स्थिर वचन वाला होता है, उसकी वाणी स्थिर होती है, सोच समझ के बोलता है, बात करता है, चिंतनशील स्वभाव वाला होता है, पराक्रमी होता है, नीच दृष्टि वाला होता है, विकृत नख वाला होता है, मतलब उसके जो नाखून हैं उसमें कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज हो सकती है, उसके नाखून जो हैं डिफॉर्म्ड भी हो सकते हैं, मतलब कोई उनसे नाखूनों से संबंधित जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जो जातक होता है उसके केश अधिक होते हैं, बाल अधिक होते हैं, और उसका जो प्रारंभिक जीवन है वो संघर्ष में बीतता है, और वो मल्टीपल कार्यों से जो है वो धन अर्जित करता है। जो जातक दिन में जन्म हो वो बहुपुत्र वाला, भोगी, अधिक मित्र वाला, कामतुर, वस्त्र आदि से मतलब पूर्ण, बुद्धिमान, सुंदर स्वरूप वाला होता है। रात्रि को जो जन्म लेने वाला होता है वो दीर्घ सूत्री, तामसिक प्रवृत्ति का होता है, कामी होता है, चोरी छिपे पाप आचरण करने वाला होता है, वृथा चिंता करने वाला होता है। वारों के देवता या अधिपति देवता जो हैं वो इस प्रकार हैं। रविवार से जो देवता संबंधित हैं वो हैं सूर्य, सोमवार और शिव जी। सोमवार से संबंधित हैं शिव और पार्वती जी। मंगलवार से संबंधित हैं भगवान कार्तिकेय जी। बुध से संबंधित हैं विष्णुदेव। बृहस्पति से संबंधित हैं ब्रह्मा जी। शुक्र से संबंधित हैं इंद्रदेव, और शनिवार से संबंधित हैं यमकाल। जो रविवार है, अगर मुहूर्त की हम इंपॉर्टेंस देखें, सिलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में हम वारों की इंपॉर्टेंस देखें, तो जल्दबाजी में यहाँ ये बोला गया है कि जो अच्छी होरा को देखकर, जिसमें वो कार्य प्रशस्त माना गया है, कार्य करना अच्छा माना गया है, उसको देखकर हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बोला गया है कि आप तिथि नक्षत्र आदि का विचार करें और जहां तक हो सके एक अनुकूल मुहूर्त के अंदर ही कार्य करना चाहिए। अगर हम मुहूर्त के हिसाब से देखें तो रविवार जो है वो ध्रुव या स्थिर संज्ञक है। उस दिन राज्याभिषेक, गीता का पाठ, गीत वाद्य आरंभ करना, राज्य सेवा आरंभ करना, गाय बैल खरीदना, अनाज आदि की खरीद फरोख्त करना, औषधि और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना, स्वर्ण और चांदी जो मूल्यवान मेटल्स हैं उनका कार्य करना, मंत्रोपदेश करना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना, नवीन वस्त्र धारण करना जो है अच्छा माना गया है। इस दिन पूर्व, उत्तर और जो अग्नि, जो जैसे दक्षिण पूर्व की दिशा है, अग्नि कोण है, उसमें यात्रा करना शुभ माना गया है। सोमवार जो है एक चर संज्ञक वार है, मींस मोबाइल है, मतलब ये चलेमान है। इस दिन आभूषण निर्माण करवाना या धारण करना, किसी मतलब बाग बगीचे वाटिका को लगाना, किसी पौधे को लगाना, संगीत आरंभ करना, नृत्य आरंभ करना, गाय भैंस दूध ऐसे जो पशु हैं, दूधाधारी पशु हैं, उनका जो लेन देन करना, शंख मोती हो, चांदी हो, ऐसे मूल्यवान चीजों को खरीदना, कृषि संबंधी कोई कार्य करना, धन संपदा से संबंधित कोई कार्य करना, स्त्रियों के सौंदर्य से संबंधित कोई कार्य करना, और सफेद वस्तुओं का जो कार्य करना है वो शुभ माना गया है। इस दिन पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ माना गया है। मंगलवार को इसे उग्रवार भी बोला गया है। इस दिन उग्रता पूर्ण कार्य, जैसे किसी को कैद कर लेना, विष देना, और किसी से अपनी किसी संधि को तोड़ देना, संधि विच्छेद कर देना,
कोई सैन्य अभियान करना, युद्ध करना, किसी से संघर्ष करना, ऐसी मतलब युद्ध में काम आने वाली जो सामग्री है उसको इकट्ठा करना, सेना का संगठन करना, किसी के ऊपर मुकदमा दायर कर देना, सोना या मूंगा, जो ऐसी मूल्यवान धातुएं या वस्तुएं हैं, सोना और मूंगा, उनको खरीदना, अग्नि, बिजली और जमीन भूमि से संबंधित जो है कार्य करना, इनको शुभ माना गया है। इस चीज का जो ज्ञान है हमें मुहूर्त, जो इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें एक शुद्ध और अच्छा मुहूर्त निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो बुधवार है ये एक मिश्रित संज्ञक है, मिक्स्ड है, ड्यूल नेचर्ड है। इस दिन साहित्य, संगीत, कला ऐसे काम करना, गणित, लेखन के काम करना, बौद्धिक काम करना, बैंकिंग के कार्य करना, ज्योतिष के कार्य करना, टेक्निकल जो स्टडीज हैं वो करना, संपादन के, प्रिंटिंग के, पब्लिशिंग के कार्य करना, वाहन के जो खरीदने या बेचने का कार्य करना, मूर्ति का निर्माण करना, कला से संबंधित कार्य करना, हस्तकला से, स्पेशली एग्जैक्ट वर्ड है हस्तकला से संबंधित कार्य करना, धन आदि को संग्रह कर लेना, व्यापार कोई नया आरंभ करना, ऐसे कार्य जो हैं वो बुधवार वाले दिन करने अच्छे माने गए हैं। इस दिन दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में यात्रा करना भी अच्छा माना गया। गुरुवार के दिन जो यज्ञ हवन करना, देवी के या देवता के मंदिर में दर्शन के लिए जाना, नवग्रह पूजन करना हो, ग्रह शांति करनी हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, नई विद्या, जो हायर स्टडी, स्पेशली जो हायर स्टडी है उसको आरंभ करना हो, नए वस्त्र लेने हो, विदेश जाना हो, वाहन को खरीद बेच करनी हो, नए आभूषण खरीदने हो, उनका खरीदना या बेचना करना हो, औषधि से संबंधित कार्य करना, स्पेशली उसका लेना या देना, बेचना या खरीदना, लकड़ी और भूमि से संबंधित जो कार्य हैं, अनुष्ठान है, वो करना शुभ माना गया है। इस दिन पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्व उत्तर जो दिशा है उसमें यात्रा करना शुभ माना गया। शुक्रवार, शुक्रवार वाले दिन नृत्य, वाद्य, गायन, कला, संगीत, एक्टिंग, गीत, काव्य रचना, स्त्रियों से संबंधित या संबंधित वस्तुओं से संबंधित, या स्त्रियों के सौंदर्य से या किसी भी तरह के सौंदर्य से संबंधित, ऐश्वर्य से संबंधित, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले चीजों से संबंधित नए कार्य करना, नए वस्त्र खरीदना, आभूषणों को पहनना, गहनों को पहनना, व्यापार से संबंधित, कृषि से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित कोई कार्य करना हो, वो बहुत अच्छा माना गया। शनिवार वाले दिन अस्त्रों का आदान प्रदान, लोहा, मशीनरी संबंधित, तकनीकी ज्ञान, लकड़ी, चमड़ा, सीमेंट, तेल, पेट्रोलियम, भूमि, आपने सबॉर्डिनेट्स जो आपके हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित कोई काम करना, या किसी पे मुकदमा दायर करना हो, कोई किसी की शिकायत करनी हो, किसी आपका मतलब कहीं आपको हायर अपील करनी हो, विदेश जाना हो, वाहन से संबंधित जो काम है इस दिन अच्छे माने गए हैं। इस दिन जो है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में यात्रा करना जो है अति शुभ माना गया है। अब हम बात करेंगे वार की प्रकृति। प्रकृति जो प्राथमिक सिद्धांत है किसी भी शरीर के भरण पोषण जो है निर्भर करता है उसकी प्रकृति के ऊपर। जैविक और धातु के आधार पर शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ से कहते हैं। जो इस प्रकृति शरीर के मन, शरीर के ऊपर चेतना, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करती है। जब ये 3 जो प्रकृतियां हमने बात की है, वात, पित्त और कफ, जब ये संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। जब एक या दूसरे प्रबल हो, एक प्रबल हो जाए, एक कमजोर हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, ये गुण जो हैं, तो हम जो हैं वीक हो जाते हैं, बीमार
हो जाते हैं, ये दोष बन जाते हैं, बीमारी को पैदा करने वाले बन जाते हैं। ये शरीर के प्रकार आयुर्वेद पर का भी आधार माने गए हैं। प्रत्येक जो वार का जो शासक है उसकी एक अपनी प्रकृति होती है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य को समझने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। जैसे हम बात करें, जो मंगल और सूर्य हैं वो पित्त प्रकृति के, जो शनि है वो कफ प्रकृति वात जो है प्रकृति के हैं, चंद्रमा बृहस्पति और जो शुक्र हैं ये कफ प्रकृति के हैं, जो बुध है ये त्रिगुणी है। इसमें तीनों तरह की प्रकृति जो है वो पाई जाती है। ये निर्भर करता है कि कौन सी प्रकृति हावी रहेगी या डोमिनेंट रहेगी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि ये किस ग्रह के साथ जो है युति बना रहा है। जब ये तीनों अवस्था असंतुलन की स्थिति में आ जाती हैं तो ये दोष बन जाते हैं। संस्कृत शब्द दोष का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोरी, वीकनेस। आयुर्वेद में शब्द का प्रयोग मनुष्य के स्वभाव में उस दुर्बलता का पता लगाने के लिए किया जाता है जो रोग के बढ़ने पर उसका कारण बनती है। शरीर का संरक्षण जन्म के समय सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक वार द्वारा दिया जाता है। इसलिए हम बात करते हैं कि वार आपकी एनर्जी, आपके स्वस्थ और आपकी लॉन्जिविटी के बारे में बताता है, जो आपके स्वभाव की गुणवत्ता को इंगित करता है। जन्म कुंडली में वार का जो स्वामी है उसका गुण यह बताएगा कि यह प्रकृति संतुलन में है या असंतुलित। गुण जो मनुष्य में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं प्रमुखता से, जैसे कि तमस, सत्व, रजस, जो दिन में उठते हैं, गिरते हैं और बार बार जो है उठने गिरने का मतलब है कि कौन सा गुण उस समय प्रधान होता है, और ये साइकिल जो है बार बार 24 घंटे में ये दोहराया जाता है। अगर हम वार को 1.5 घंटे में 16 भागों में डिवाइड करें तो प्रत्येक दिन सूर्य का मतलब जब सूर्य उदय होता है तो अलग अलग गुण जो है प्रमुख होता है, जिसे हम बेला कहते हैं। ठीक है। चेतना में 3 मानसिक गुणों सत्व, रज और तम का संतुलन होता है, जिसे सामूहिक रूप से गुण कहा जाता है। सत्व से संबंधी जो है एक शुद्ध गुण है, रजस गतिशीलता और गतिविधि और उपलब्धि का गुण है, जो तमस है वो भौतिकवादिता का गुण है। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एक गुण होता है और जन्म के प्रत्येक समय का अपना एक गुण होता है। जन्म के वार के आधार पर आत्मा की मानसिक ऊर्जा पहले वार शासक के गुण और बढ़ते हुए गुण की गुणवत्ता को दर्शाती है। जैसे हम देखें, जो सूर्य है वो सत्वगुणी है, चंद्रमा सत्वगुणी है, मंगल जो है तमस है, बुध जो है त्रिगुणी है, बृहस्पति सत्वगुणी है, शुक्र रजोगुणी है, शनि जो है तामसिक। अब हम देखें कि अगर हम इनको ये जो गुण हैं ये किस तरीके से किस टाइम पे कौन सा गुण जो है प्रभावित होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो गुण की अवधि है डोमिनेंट रहने की वो 1.5 घंटा है। जब सूर्य उदय होता है संडे वाले दिन तो तमोगुणी जो होता है 1.5 घंटे तक डोमिनेंट होता है। उस शुरू के 1.5 घंटे के बाद सतोगुण डोमिनेंट होता है और उस 1.5 घंटे के बाद जो अगला 1.5 घंटा आएगा तब रजोगुण होता है। तो ये साइकिल रिपीट होता रहेगा नेक्स्ट सूर्य उदय तक। ठीक है जी। रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आ जाएगा। फिर अगर आप देखें जो सोमवार है उस दिन सबसे पहले जो गुण सूर्योदय के समय डोमिनेंट रहेगा, प्रधान रहेगा, वो सतोगुण रहेगा, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। ये इस तरीके से जो है साइकिल चलेगा अगले सूर्य उदय तक। मंगलवार वाले दिन रजोगुण, बुधवार वाले दिन तमोगुण, बृहस्पतिवार वाले दिन सतोगुण, शुक्रवार वाले दिन रजोगुण और शनिवार वाले दिन जो है तमोगुण। ठीक है जी। ये सत्व रजस तमस ये साइकिल है और जो गुण पहले आता है उसके बाद उसी साइकिल के हिसाब से ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। जातक प्रजात के अनुसार तमस, सत्व और रजस दिन में एक बार में 1.5 घंटा उठते हैं। यह चक्कर पूरे दिन दोहराया जाता है।
खंडों को जो सतोवेला, रजोवेला और तमोवेला के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक दिन सूर्य से एक अलग गुण प्रमुख होता है। रविवार से शुरू होता है पहला वेला, जो सूर्य के 1.5 घंटे का होता है, वो तमोगुण होता है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले ही जो एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये साइकिल किस तरीके से काम करता है। यहाँ आपको इस साइकिल को समझना भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है, हमें ये भी मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन से दिन में कौन सा सूर्य उदय के साथ कौन सा जो गुण है वो प्रमुखता के साथ सबसे पहले उदय होता है। जो सतोवेला में व्यक्ति जन्म लेता है वो वाक्पटु होता है, कार्य कर्तव्य परायण करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, आध्यात्मिक होता है, धर्म परायण संरक्षण देने वाला होता है, शुद्ध होता है, उदार होता है, तेजस्वी होता है, सत्यवादी होता है और शत्रुओं से रहित होता है। उसके शत्रु बहुत कम होते हैं। जो रजोवेला में जन्म लेने वाला जातक होता है वो प्रसिद्ध, सुखी, धनी, बलवान होता है। वो रोमांटिक स्वभाव का होता है, भावुक भी होता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों से वो दूर रहता है, उनसे उसके करीबी संबंध नहीं होते हैं। वह हमेशा किसी खोज में रहते हैं, क्योंकि जो रजोगुण है वो मतलब एक गतिशील रहती है, ताकि वो अपनी एनर्जी को उसमें खपा सके। जो तमोवेला में व्यक्ति पैदा होता है वह इच्छाओं से भरा होता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत डिजायर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। यह उनके निश्चित स्वभाव के बदल में असमर्थता के कारण दुख और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी पैदा होती हैं, हालांकि वे दृढ़ और स्थायी होते हैं। मतलब जो रजोगुणी वाला जो तमोगुणी इंसान होता है, उसकी जो डिजायर होती है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसका जो स्वभाव होता है वो स्टेबल होता है और दृढ़ स्वभाव होता है, जिसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करता है, बहुत ज्यादा जोर लगाता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालता है। और ये जो उसकी अड़ियलपन है, या जिसे कह लें भी बहुत एक जगह पे मतलब उस चीज को स्टक कर जाना होता है, कई बार उसके दुख का कारण भी बनता है और उसकी जो स्वस्थ समस्याएं भी पैदा कर देता है उसके लिए। अब हम बात करेंगे वर नक्षत्र की। जो नक्षत्र हैं ये भी दिन में अलग अलग उदय होते रहते हैं। अब चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है ये एक अलग विषय है, लेकिन दिन में सभी नक्षत्र जो हैं वो एक बार कम से कम उदित होते हैं। इसे 15-15 भागों में डिवाइड किया गया। 15 भाग जो है दिन में है, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। फिर 15 भाग जो है रात्रि में है, सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय तक। ठीक है, ये जो इनकी ड्यूरेशन है, अगर आप इसको 15 पे डिवाइड कर दे तो उस हिसाब, दिन को और रात को, तो उस हिसाब से निकाल ली जा सकती है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है वो कम ज्यादा होती रहेगी, डिपेंड करेगा कि समर्स में जैसे डे बड़े होते हैं तो दिनों में जो नक्षत्र उदय हो रहे हैं उनकी जो समय की अवधि है वो ज्यादा हो जाएगी, रात्रि वालों की कम हो जाएगी। अगर सर्दियों में ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो सूर्य जो दिन है उसमें उदय होने वाले नक्षत्रों की जो अवधि है वो कम हो जाएगी और रात्रि वालों की बढ़ जाएगी। ये दिन और रात की जो लंबाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये डिवीजन। अब इसका इंपैक्ट क्या है? जो वार का नक्षत्र है, वार में किस नक्षत्र के समय में हम पैदा हुए हैं ये दिखाता है हम कौन सी मानसिक ऊर्जा को लेकर पैदा हुए हैं। हमारी उस मानसिक ऊर्जा के बारे में वो नक्षत्र जो है संकेत देता है, इंडिकेशन देता है कि कैसी मानसिक ऊर्जा को लेकर हम पैदा हुए। लेकिन अगर हम इसको और ज्यादा विस्तार में इस टॉपिक के ऊपर हम जो वार का नक्षत्र है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ये और भी मतलब इसमें डीप हम जा सकते हैं। ये मैं किसी और दिन मतलब आप लोगों के साथ इसके ऊपर विचार और अपने विचारों को साझा करूंगा।
ये नॉलेज आपके पास पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल इतनी यही बात को लेकर कि वार नक्षत्र किस तरीके से उनकी डिवाइडेशन है और किस एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं खत्म करेंगे। ये एक स्पेशल टॉपिक में लेके फिर दोबारा किसी वीडियो में आपके साथ आऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जो वार का जो देखा जाए, जो टोटल अधिपति है, अधिपत्य है, वो सूर्य और मंगल के पास है। जो वार का शासक है वो मेनली सूर्य है, और जो उसमें जो पंच महाभूत हैं उनका जो ओवरऑल जो अधिपत्य है वो मंगल के पास। ठीक है, यही बात हमने पहले की थी। तो मतलब आपके जन्म जो चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की स्थिति कैसी है, और होरा स्वामी, वार नक्षत्र का स्वामी कैसे उदितमान हो रहा है, कौन सा जो पंच महाभूत उदय हो रहा है, इन सबको संबंध, इनका संबंध आपस में कैसा है, ये आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा किस तरीके की लेकर पैदा हुए हैं, उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो सब इसकी तरफ इशारा करेंगे। तो आज वार के ऊपर जो हमारी चर्चा थी, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे जो एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं और हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपके एस्ट्रोलॉजी लवर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने वैल्यूएबल जो विचार हैं आप हमारे तक पहुंचाएं। और इसी के साथ, इस गुजारिश के साथ जो है, आज मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक बहुत ही अनोखे और नवीन टॉपिक को लेकर। नमस्कार।